हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, सीटेट के संबंध में आज मैं आप लोगों के लिए मैथ पेडागोजी से एक महत्वपूर्ण चैप्टर गणित का पाठ्यक्रम में स्थान से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा करूँगा, जो कि आपको ये बता पाएंगे कि सीटेट में आज से पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और साथ ही साथ आप इससे समझ पाएंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और पैटर्न के साथ साथ आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कैसे करें इसका भी तरीका आज आप लोगों को पता चल जाएगा। मित्रों, आइए हम एक एक क्वेश्चन को विथ डिटेल्स सॉल्व करते हैं, जिससे आप कम समय में आने वाले प्रश्न को एग्जाम में आसानी से दे पाएँ उनका जवाब। आइए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न पूछा गया जनवरी 2012 में। प्रश्न है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि। ठीक, आइए ऑप्शन को देखते हैं। क्यों प्रश्न है कि ऑप्शन पहला है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकास करना। फिर दूसरा है विद्यार्थियों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। मित्रों, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी कौन से प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करेंगे आप, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। मित्रों, अगर पैटर्न को समझाने की बात करें तो पैटर्न समझाने का या पढ़ाने का उद्देश्य जो है वो सुडोकू या पहेली खेलने और सॉल्व करने से संबंधित नहीं होता। हाँ, ऑप्शन नंबर पहले की बात करें तो यहाँ आप विद्यार्थियों के सृजनात्मक और कलात्मक गुणों से संबंध को विकसित करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप पहले और चौथे ऑप्शन का मिलान करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो चौथा ऑप्शन है उसमें वो पहले ऑप्शन को समाहित कर ले रहा है। इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर के साथ जब आप जाएंगे तो जो सबसे अधिक एप्रोप्रिएट होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं मित्रों, और ये जो बड़े क्वेश्चन हैं ऐसे ही क्वेश्चन, अब ऐसा तो नहीं है कि हम अनुमान लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या हमारा कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये हूबहू प्रश्न एग्जाम के हैं। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन से जब आप यूज्ड टू रहेंगे तो आप देखेंगे कि जब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस फिर बनेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये तो क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है उस टाइप का नहीं है, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपने पहले पढ़ रखे हैं, आपने पहले इसे सॉल्व कर रखा है। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि जनवरी 2012 में पूछा गया है। कह रहा है कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, आइए देख लेते हैं। कह रहा है केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। मित्रों, मैं जब क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं तो बार बार बताता हूं कि आप एक्सप्लेनेशन और उन कीवर्ड्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान बताता हूं, क्योंकि ये कीवर्ड्स और एक्सप्लेनेशन जो हैं वो आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। अब जैसे मैं ऑप्शन नंबर 1 में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ तो इसमें केवल शब्द दिया गया है, और जैसे ही आपको ऑप्शन में केवल मिले तुरंत उसे आप ये नेगेटिव वर्ड है और तुरंत ही इसे आप गलत कर देंगे अगर सही के बारे में पूछा गया है तो। फिर दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। कह रहा है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। मित्रों, गणित में गणना संबंधी कौशल का विकास आपको करना है तो कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का जब आप आयोजन करेंगे तो ऐसी स्थिति में बच्चे के गणित के गणना करने की जो कौशल की क्षमता होगी वो हमेशा आगे मुँह होगी, यानी हमेशा डेवलप करेगी।
तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो निरर्थक समय देने का कोई औचित्य नहीं बनता। मित्रों, ये प्रश्न आपका बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा मित्रों। अगर आपको दिखा नहीं तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मैं इसे बड़ा ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि अगर बड़ा किया तो ये आपको दिखेगा नहीं। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं केवल देखने में ही बड़ा है। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। आइए 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना या शिक्षण करने के लिए एक ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती हैं, उसका नमूना नीचे दिया गया। ठीक है ना, ये ग्रिड पद्धति से गुणा मल्टीपल बताने का प्रयास कर रही हैं। बच्चों को पूछा गया है कि इस नीचे जो प्रयोग कर रही हैं उसका एक नमूना नीचे दिया गया। फिर प्रश्न पूछा है कि इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना क्या कर रही है, नीचे ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे हम। देखिए एक साइड में इन्होंने 0.06 दिया गया है और दूसरी साइड में इन्होंने फिर इधर ध्यान फिर से देखिए, एक तरफ नीचे की तरफ ये 0.2 ली हैं और उसके बाद आप इधर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये 0.3 ली हैं। इन दोनों का इन्होंने मल्टीपल कराया और मल्टीपल करा करके 0.06 लाया। तो ये जो ग्रिड पद्धति है, इस ग्रिड पद्धति के बताने का उद्देश्य क्या है सुश्री रीना का, तो आइए दशमलव पद्धति में ऑप्शन के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है कि संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। ठीक, आइए नेक्स्ट पर देख रहे हैं, क्योंकि ये संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान दोनों से संबंधित, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ग्रिड पद्धति के माध्यम से ये चीज़ों को करके दिखा रही हैं, ना कि केवल थ्योरेटिकल बेस ये चीज़ों को समझा रही हैं। और जब ग्रिड पद्धति से बच्चा देखेगा, देख करके करेगा, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों को जल्दी समझ आती हैं और साथ ही साथ वो अस्थायी रूप से उनकी मेमोरी में सेव हो जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ये ऑप्शन जो है वो बन सकता है। नीचे भी देख लेते हैं, और भी ऑप्शन है। सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही हैं, तो सीखने का परंपरागत ये उपागम है ही नहीं, ये तो कुछ नया करने का प्रयत्न कर रही हैं, तो ये तो नहीं होगा। फिर समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है उसमें समस्या समाधान कौशल के बल पर बल दे रही हैं, वो पहले से ही वर्णित है। फिर कह रहा है प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही हैं एवं संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। नहीं मित्रों, संकल्पनात्मक ज्ञान पर ये अधिक बल दे रही हैं, ना कि आपका क्या नाम है प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम बल दे। तो इस तरीके से इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। मित्रों, घबराइए मत ऐसे प्रश्नों से। ऐसे प्रश्न आप किए रहेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जब ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों से पहले से ही फैमिलियर रहेंगे। तो आप इन प्रश्नों पर, अगर आपको जो लेटर्स के साइज छोटे होंगे तो आप अपनी वीडियो का क्वालिटी बढ़ाइएगा और ऐसे प्रश्नों को स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो हैं बहुत ही यूजफुल होंगे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है, किस पर बल देती है? आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए उनकी परीक्षा होनी चाहिए। फिर देखिए, निम्न उपलब्धियों के लिए गणितीय पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए। मित्रों, अगर बात की जाए एनसीएफ की रूपरेखा 2005 के बल किस पर बल देती है, तो वो उसकी बात करें तो वो गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ना कि कुछ ही बच्चे गणित को पढ़ें। नहीं, एनसीएफ कहता है
कि सभी बच्चे गणित के बारे में जानें। कम से कम तो वो 10 तक तो आप देखते हैं कि कोठारी आयोग ने भी इसकी वकालत की थी कि कोई भी बच्चा कम से कम 1 से लेकर के 10वीं कक्षा तक तो वो गणित अनिवार्य रूप से पढ़े ही पढ़े, ठीक है ना। तो इस तरह से के सही उत्तर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आज के बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, तो थोड़े बड़े बड़े हैं। अच्छा, बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं इनसे आप डरिएगा नहीं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये बता रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, तो आप पहले से किए रहेंगे तो आपको बड़े क्वेश्चंस को देख करके फोबिया नहीं होगा, डरेंगे नहीं आप। आइए देखते हैं 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीय बच्चों की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि पूर्व अवधारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुपालन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधन का विकास करने। 27वें क्वेश्चन की बात करें मित्रों, तो आपने देखा कि ये एनसीएफ से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एनसीएफ जो है वो ये कह रहा है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण क्षमताओं का विकास करना। वही साथ ही साथ फिर कह रहा है कि स्कूली शिक्षा जो है जिसका सीमित लक्ष्य है कि लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना, ठीक। फिर कह रहा है कि यहाँ गणितीकरण बच्चे की कौन सी डैश है ना, तो कौन सी क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो सीधी सी बात है कि एनसीएफ केवल प्रश्न की अब थीम पर आ जाइए। प्रश्न के कहने का तात्पर्य है कि एनसीएफ जो कि कहता है कि बच्चों के सोच का गणितीकरण कीजिए, इस गणितीकरण कहने का जो मतलब है वो किस ओर संकेत करता है, ठीक है ना। बस इतना ही प्रश्न है। आइए अब तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपको 4-5 लाइनों में दिख रहा है वो बस इतना है कि एनसीएफ 2005 जो कि बच्चों की गणित पढ़ाने के संदर्भ में कहता है कि बच्चों की सोच का गणितीकरण कर दीजिए, उसके इस गणितीकरण करने के पीछे क्या आशय है या वह इस गणितीकरण को कह करके किस चीज़ की ओर इंडिकेट कर रहा है। आइए देखते हैं। कह रहा है पहला ऑप्शन कि पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों को विकास करने के रूप। बिल्कुल सही है मित्रों। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो सीधा सा मतलब है गणितीकरण से कि बच्चे की तार्किक क्षमता का विकास किया जाए, ठीक। बच्चे को अमूर्त रूप से सोचने के लिए प्रेरित किया जाए, उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए। गणितीकरण से तात्पर्य यही है एनसीएफ 2005 के। तो आइए नीचे भी प्रश्न को देख ले। वैसे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बहुत ही सुदृढ़ है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं को प्रभावी निष्पादित करना, ये सीमित है मित्रों। फिर स्वतंत्र रूप से जमते, ये भी सीमित हो जाता है। फिर शब्द समस्याओं में रेखीय, ये तीनों जो हैं वो सीमित हैं। बल्कि जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। ऐसे प्रश्न अगर आप किए रहेंगे तो एग्जाम में आपको बड़े बड़े प्रश्न देखने पर डर नहीं लगेगा। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं नीचे। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। फिर नेक्स्ट को देखते हैं। कह रहा है कि स्थितियों के माध्यम से सभी
संकल्पनाओं का परिचय किया। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। फिर कह रहा है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। फिर कह रहा है उन्हें मोटी व भारी होना चाहिए। आप एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। अभी देखिए आप आसानी से अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। मित्रों, मैंने कहा है कि अगर आपको ऑप्शन में केवल मिल गया तो तुरंत आप उसे काट दीजिए। आप ऑप्शन नंबर सी को तुरंत काट दीजिए, क्योंकि केवल अभ्यास जो केवल हल किए गए ही अभ्यास आप देंगे बच्चों को, तो बच्चे जो हैं वही कॉपी कर लेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं। फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर डी है कि उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक। मित्रों, जरूरी नहीं है कि पूरी इतनी मोटी किताबें कर दी जाएं। 5 किलो की एक किताब 5 kg की एक किताब बना दी जाए, तो बच्चा तो केवल वही कह रहे हैं कि केवल बोझ तले दब जाएगा, पढ़ेगा क्या? तो ये भी गलत हो गया। फिर आप देखें, अब ऑप्शन को भी लाइए। सी और डी जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। प्रश्न करने का तरीका देखिए मित्रों, जरूरी नहीं है कि जितना क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है वो सब कुछ आपको आई ही आए। और अगर आपको इस तरह से ब्रांचियल क्वेश्चन मिल रहे हैं तो यहाँ तो और भी मदद कर देते कि आपको 2-3 चीज़ें एक दो चीज़ें आ रही, तब भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। केवल आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए। अब आपने डी और सी को एलिमिनेट कर दिया, अब ऑप्शन पर चले आइए। बी और डी दिया गया तो ये तो होगा नहीं क्योंकि डी है। ए और बी दिया गया है, ये हो सकता है। फिर आ जाइए, सी और डी दिया गया है, ये भी नहीं होगा। फिर आ जाइए, ए और सी दिया गया और ए और सी भी नहीं होगा। अब आप देखें, आपको केवल और केवल गलत ऑप्शन को अलग करना था, और जब आपने गलत ऑप्शन अलग कर दिया, सीधे सीधे आपका क्वेश्चन बाहर निकल आया जवाब। क्योंकि सी और डी होगा नहीं, और सी और डी जिस ऑप्शन में है वो आपका प्रश्न बनेगा, वो आपका सही उत्तर होगा नहीं, तो सीधे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रश्नों को आप कितनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस का मूल आधार होता है कि आप हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, दैट इज टू लर्न बाय द प्रैक्टिसेस। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह डैश पर केंद्रित है। आइए क्या कह रहा है देख लेते हैं। अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है, कौन? एनसीएफ 2005। ऐसा क्यों करती है वही प्रश्न पूछता है, या यह किस पर केंद्रित है वही पूछ रहा है। आइए, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, बिल्कुल नहीं। परिभाषाओं और सूचो रट्टाफिकेशन से कोई मतलब नहीं। नियमित गृह कार्य जमा कराने से, जमा करा के, ये तो तीनों सीधे सीधे निरर्थक हो गए। ऑप्शन आ जाइए चौथे पर, और चौथा ही आपका सही होगा बिना पढ़े। कह रहा है गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही मित्रों। अगर अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर की बात करें तो एनसीएफ जो है वो कहता है कि बच्चे जो हैं वो सक्रिय रूप से भागीदार हों। यही सही है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मित्रों, ये क्वेश्चन और भी बड़ा है, लंबा चौड़ा है। आप पहले प्रश्न देखिए और उसके बाद इस प्रश्न का हम उत्तर देते हैं। वो ऑप्शन को देखते हैं, है ना। देखिए, कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाली संयोजित आरेख है। आइए, अब आप देखते हैं कि ये 15 की, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15, यहाँ भी, ये 15 की स्थितियाँ बना करके दिखाया है। ठीक, फिर कह रहा है 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपरोक्त तरीके को डैश की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, प्रश्न जो कह रहा है, ये चित्र जो दिया गया है इसे दिखा करके पूछ रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो 15 अथवा अन्य को
अन्य संख्या को प्रदर्शित करने के उपरोक्त तरीके के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त तरीके को डैश की संकल्पना पढ़ाने, किस संकल्पना को पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए ऑप्शन को हम देखते हैं। अभी ऑप्शन के थ्रू ये प्रश्न हो गया, अभी ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसके चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन कह रहा है दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। मित्रों, आप देखेंगे कि जो बिंदी बिंदी के रूप में दिया गया था, यहाँ से आप 1 2 3 4 5 से लेकर के 15 तक आप यहाँ से चीज़ों को पहचानें। गुणन की संचयी प्रकृति को भी पकड़ेंगे, फिर अभाज्य और संयुक्त संख्याओं को भी पकड़ लेंगे। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं मित्रों, तो जो सही उत्तर होगा, आइए और भी नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं बारी बारी से। कह रहा है फिर क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति, फिर कह रहा है कि गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान और आयत का क्षेत्रफल। मित्रों, वहाँ से आयत के क्षेत्रफल जैसे चीज़ों को आप नहीं निकाल पाएंगे। फिर कह रहा है, आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ भी आयत का क्षेत्रफल दिया गया, तो वहाँ पर आप क्षेत्रफल की चीज़ों को नहीं पहचान पाएंगे। केवल आप वहाँ पर देखेंगे कि गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान कर पाएंगे, ना कि उसके माध्यम से आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो जहाँ जहाँ क्षेत्रफल दिया गया आप उसे एलिमिनेट कर देंगे, सीधे आप अपने सही उत्तर को पा जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, क्या संकेत करती है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, ठीक। फिर कह रहा है गणित के खेलों का सृजन करना। फिर कह रहा है हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। फिर कह रहा है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। बिल्कुल मित्रों, अगर गणित के लंबे प्रकृति की बात करें तो इसका सीधे सीधे आप इसे रट लीजिए या अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि गणित के लंबे प्रकृति से संबंधित चीज़ें जो होती है वो एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना को बनाना है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ऐसा प्रश्न बन रहा है कि गणित की लंबी प्रकृति या गणित की लंबी आकृति से संबंधित चीज़ों को पूछ रहा है, तो आप वहाँ सीधे क्वेश्चन ऑप्शन में देखिएगा कि कहाँ लिखा गया है कि एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना को बनाना, और वही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो कह रहा है कि राष्ट्रीय टोटल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एनसीएफ से डाला गया है इसमें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? आइए देख लेते हैं। जो ऊपर कथन दिया गया है पूछ लिया कि इसमें महत्वाकांक्षी शब्द जो दिया गया है उससे क्या तात्पर्य है। आइए, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों या लक्ष्यों की। फिर कह रहा है गणित के अन्य विषयों से जोड़ने की। फिर कह रहा है गणित के अनुप्रयोग की। फिर कह रहा है गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति की। मित्रों, महत्वाकांक्षी शब्द का जो प्रयोग इस कथन में किया गया है, जो एनसीएफ ने दिया है, उसमें सीधा सा मतलब है कि महत्वाकांक्षी से संबंध जो है वो गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति से है। तो सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्रों, ये प्रश्न जो हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। आप हमारी क्लास के साथ बने रहिए, निश्चित रूप से आप देखेंगे सीटेट बिल्कुल चुटकियों में निकल जाएगा आपका। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, फिर एनसीएफ से प्रश्न है, कह रहा है एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन
आदि का शिक्षण है। क्या है? आइए ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। पहला कह रहा है कि गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। फिर कह रहा है कि गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। फिर कह रहा है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। फिर कह रहा है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। मित्रों, अगर बात करें प्राथमिक स्तर पर जो संक्रियाएं और मात्राओं का मापन है, ये आपके ध्यान दीजिएगा। अगर प्राथमिक स्तर पर संक्रियाओं तथा मापन के उद्देश्य की बात, उद्देश्य से संबंधित चीज़ों को आपसे पूछ रहा है, तो हमेशा आप देखेंगे कि वो जो है वो आपके गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करेगा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर प्राथमिक स्तर पर संख्याओं पर उनकी संक्रियाओं और मापन मात्राओं के मापन आदि का शिक्षण में उद्देश्य या इससे संबंधित चीज़ों को पूछ रहा है, तो प्राथमिक स्तर पर हमेशा इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये चीज़ें जो हैं वो सम्मिलित की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन से बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो क्या है? आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा। कह रहा है प्रतीकात्मक भाषा। देखिए मित्रों, आप केवल इसे पहले ऑप्शन को देखेंगे या और भी ऑप्शन देख ही लेते हैं, पूरा देख लेते हैं। फिर कह रहा है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति की भाषा, रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण की स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, और फिर कह रहा है रोजमर्रा की भाषा। अब ध्यान दीजिएगा, गणित भाषा में निपुणता से संबंधित कौन सा क्रम सही है, वही आपसे प्रश्न पूछा गया है। मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि गणित आपको पढ़ानी है तो सबसे पहले आप किस चीज़ पर जोर देंगे, तो आप यही कहेंगे कि आप सबसे पहले रोज़मर्रा की भाषा पर जोर देंगे। क्योंकि अगर बच्चे के रोज़ बोलचाल की भाषा को अगर आप क्लास में इग्नोर कर देंगे, तो बच्चा आपकी जो लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज है, उस चीज़ को वो समझ नहीं पाता। क्योंकि वो उसी भाषा को समझ पाता है जो उसके परिवार और पास पड़ोस में बोली जाती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप रोज़मर्रा की भाषा को टारगेट करेंगे, उसी को ध्यान में रख करके अपने शिक्षण कार्य को करेंगे। तो जहाँ रोज़मर्रा की भाषा पहले दिया गया उसी को चुनाव उसी का करते हैं। आप देखेंगे कि जो दूसरा है ये अपने आप कट गया और जो चौथा है ये अपने आप कट गया, क्योंकि इसमें रोज़मर्रा की भाषा पहले रूप में नहीं दी गई। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि भाषा में, उसके बाद आप देखेंगे कि फिर कह रहा है गणितीकरण स्थिति की भाषा, और तीसरे में कह रहा है गणितीय समस्या समाधान की भाषा। तो अब इसी दोनों में आपको चुनाव इसी दोनों में करना है। तो आप देखिए कि समस्या समाधान जो है वो गणितीकरण स्थिति की भाषा के बाद आएगा, क्योंकि आप पहले क्या करेंगे, रोज़मर्रा की भाषा से जोड़ेंगे चीज़ों को। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि गणितीकरण स्थिति की भाषा, उसके बाद आप उस लक्ष्य भाषा को बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, गणितीय समस्या, तब गणितीय समस्या समाधान की भाषा, तब आप उसे उस समस्या की भाषा को बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे, और तब जा कर के प्रतीकात्मक भाषा, यानी आप जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, आप अन्य जो मैथमेटिकल साइन हैं उनके बारे में आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर। 1 मिनट मित्रों, हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो कह रहा है गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। ठीक है ना, कह रहा है कि गणित पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है। आइए देखते हैं। अब देखिए, अभ्यास समय मतलब कि अगर आप पाठ्यक्रम में के साथ साथ कुछ अभ्यास प्रश्न भी जो जोड़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, तो उसका क्या उद्देश्य, उसी से संबंधित प्रश्न है। आइए देखिए, कह रहा है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करता है। मित्रों चलिए आगे भी देख लेते हैं। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, फिर समय का बेहतर सदुपयोग करना, फिर कह रहा है विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना। मित्रों, जब बच्चा उस अभ्यास समय या अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करता है तो इससे बच्चा जो क्लास में सीखा रहता है, अध्यापक जो टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं, टीचिंग कराते हैं, पढ़ाने के बाद उन लोगों को जब घर भेजें या क्लास में ही भेजें तो उस समय उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देते हैं। इस तरीके से उनके अधिगम को अवसर प्रदान करते हैं। तो जो ये अभ्यास प्रश्न या अभ्यास समय है, ये बच्चों विस्तृत अधिगम करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है। प्रश्न नंबर 36 की बात है मित्रों। अच्छा, आइए हम वैदिक गणित के बारे में जो बात कर लेते हैं। वैदिक गणित जो है ना, वो आज की ट्रिकी मैथ्स है मित्रों। वैदिक गणित जो है वो आपके गणना करने की कैलकुलेशन पावर को इंक्रीज करती थी। वही वैदिक गणित आज ट्रिकी मैथ्स कहलाती है। आज के जो ट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं वो बहुत पहले वैदिक मैथमेटिशियन जो थे वो उन चीज़ों को बता चुके। आइए ऑप्शन को देखते हैं। विद्यार्थी की गणित परिकलन प्रक्रिया की समझ। चलिए ठीक, विद्यार्थियों के गणित के समस्या समाधान कौशल। फिर कह रहा है विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता। फिर कह रहा है गणित में गणना के कौशल और गति। कहा मैंने मित्रों ना कि वैदिक गणित जो है वो आप में ट्रिकी मैथ्स को डेवलप करती है। ठीक है ना, कैलकुलेटिव पावर को डेवलप करती है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। आइए 37 में कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर 2 को देख लेते हैं। कह रहा वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ध्यान दीजिएगा, मेल नहीं खाता है। और प्राथमिक स्तर पर मित्रों वर्गीकरण आंकड़ों के निरूपण की बात करें तो ये प्राथमिक स्तर पर नहीं सम्मिलित होता, बल्कि ये उच्च स्तर पर सम्मिलित होता है। प्रश्न पे पूछा गया है नहीं मेल खाता है, इसलिए यही जो ऑप्शन है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। विद्यालय में गणित पढ़ाने का या गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। आइए एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो कह रहा है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। फिर कह रहा है संख्यात्मक कौशलों का विकास। फिर कह रहा है बीजगणित पढ़ाना। फिर कहा परिकलन व मापन करना। मित्रों, प्राथमिक शिक्षण राष्ट्रीय शिक्षण NCF 2015 प्राथमिक विद्यालयों में या विद्यालय के गणित का संकीर्ण उद्देश्य की बात करें तो यह विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में कह सकते हैं कि संकीर्ण उद्देश्य जो होता है वो संख्यात्मक कौशलों के विकास करने से होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। ध्यान दीजिएगा, सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को हल करने में सक्षम है तथा भिन्न के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है। तो वह पूछ रहा है प्रश्न कि वह अवस्था कौन सी है। आइए देख लेते हैं। कह रहा है विभाजात्मक अवस्था, फिर कह रहा है संक्रियात्मक अवस्था, फिर कह रहा है प्रारंभिक अवस्था, फिर कह रहा है परिमाणात्मक अवस्था। मित्रों, वो संख्या संबंधित संक्रियाओं को हल करने में सक्षम है। तो ये अवस्था जो होगी मित्रों, वो संक्रियात्मक अवस्था होगी, ना कि कोई और। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइए देख लेते हैं 41वें क्वेश्चन को। कह रहा है कि उच्चतर गणित के लिए तैयारी, फिर कह रहा है गणित के अमूर्त विचार जानना, फिर कह रहा है कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी में जोड़ने से सहायता करना। मित्रों, अगर कक्ष में पढ़ाई गई पढ़ाई को आप दैनिक जीवन में जोड़ रहे हैं तो इससे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो गया। मित्रों, ये रहे आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि गणित के पाठ्यक्रम में शामिल करने से संबंधित थे। मित्रों, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मित्रों, धन्यवाद।